दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय से। और यह नालंदा विश्वविद्यालय क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ देखिए कि भारत में शिक्षा का केंद्र हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और इसमें प्राचीन भारत में जो शिक्षा का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण केंद्र रहा वह रहा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो वह भारत का ही नहीं विश्व के प्राचीनतम शिक्षा केंद्रों में था, लेकिन भारत के बंटवारे के बाद यानी आज़ादी के बाद वह भाग चला गया कहाँ पे, पाकिस्तान में। अब इस प्रकार से भारत में जो शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र बने उनमें से नाम आता है नालंदा का। इसी कड़ी में आगे चलेंगे तो हमें मिलेंगे कांची विश्वविद्यालय, बल्लभी विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, श्रीरामपुर विश्वविद्यालय। ये तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि प्राचीन इतिहास में अपना जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है या था, है और था की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था जिसे कुमार गुप्त द्वितीय ने बनवाया, यह कुमार गुप्त द्वितीय के समय में बनवाया गया और बाद में आगे चल करके मोहम्मद गोरी के समय उसका दास अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया कि ध्वस्त कर दिया, इसमें आग लगा दी। और इस ध्वंसावशेष का जो प्रमाण मिला वह हमें बिहार से मिला और बिहार से 50 मील दूर एक गांव है जिस गांव का नाम है बड़गांव, यहीं से इसके अवशेष मिले हैं। बाद में अब भारत सरकार यहाँ पे फिर से इसकी जो है आधारशिला को पुनः मजबूत करने के लिए एक नया विश्वविद्यालय बनाई है जो अब कार्यरत हो गया है। तो इसी विश्वविद्यालय के एक एक कड़ियों को हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, वो सब हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, नालंदा जो है कह रहा है कि ये पटना से कितने मील, 50 मील दूर दक्षिण में है और यह जो एक गांव है जिसका नाम है बड़गांव, यहीं पर यह स्थित था। यानी जो इसके अवशेष मिले हैं इसी गांव से मिले हैं कि यहाँ पे यह विश्वविद्यालय हुआ करता था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके प्रमुख शिष्य सारिपुत्र प्रकरण का जन्म भी यहीं हुआ था, इसी नालंदा में। किसका हुआ था? सारिपुत्र का। तो आपसे दो क्वेश्चन मिल रहा है कि किस गांव से नालंदा का। आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, जेपीएससी दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस गांव से नालंदा के अवशेष मिलते हैं। तो यह गांव है बड़गांव। जैसे आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि पटना का प्राचीन नाम या पटना का प्राचीनतम नाम क्या था, तो वह कुसुमपुर था या पुष्पपुर था। यह 2-3 बार पूछा गया है। कुसुमपुर तो पूछा है लेकिन पुष्पपुर नहीं पूछा है, भविष्य में आ जाए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो उसी तरह से यह बड़गांव नामक स्थान पर स्थित था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र प्रकरण का यहाँ पे जन्म हुआ है। यह अत्यंत प्राचीन काल से बौद्ध धर्म का एक केंद्र था। ठीक, तो जो बौद्ध भिक्षुक थे यहाँ पे अपना एक विहार बना करके रहते थे और यहीं से अपने ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। एक चीज देखिए कि बौद्ध धर्म में एक शब्द आता है विहार और दूसरा शब्द आता है स्तूप। तो बौद्धों में जहाँ रहने का प्लेस होता था उसे विहार कहते थे और जहां वो पूजा करते थे उसे कहते थे स्तूप। ठीक, तो यह जो है बौद्धों का प्राचीन विहार रहा है। आगे चल करके कह रहा है कि 410 ईस्वी के बाद किसी समय यह जो है क्या हो गया कि एक विद्या के केंद्र के रूप में उभर करके आया। नालंदा के बारे में चर्चा फाहियान भी किया है। किसने किया है? फाहियान। फाहियान जो है एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया। जब यह भारत आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे बौद्धों का केंद्र जरूर था। यहाँ बौद्ध अपने विहार बना करके रहते थे, इसीलिए फाहियान जो है इसके बारे में चर्चा किया। फाहियान से भी आया एक प्रश्न बनता है। देखिए, फाहियान की एक पुस्तक है जिसका नाम है
फोक्योविली, इस चीज को याद रखिएगा। और फाहियान ऐसा यात्री है जो कि स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से गया अपने देश, यह भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि नालंदा की यात्रा किया और नालंदा का वर्णन किया, इस रूप में नहीं कि वहां पे क्या था, विश्वविद्यालय था। बात समझ में आ ही गई होगी। गुप्त शासकों के द्वारा इसको बनाया गया। और वह कौन सा गुप्त शासक है, तो गुप्त शासक कुमार गुप्त फर्स्ट ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा में पहले बिहार हुआ करता था, बाद में चल करके कुमार गुप्त के समय में इसको विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया। इसको जो है वहां के जो लोकल लोग थे, इन लोगों ने भी अपना अपना योगदान दिया और विश्वविद्यालय को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब इस प्लेस की खुदाई की गई तो देखिए यहां से 8 विशाल व्याख्यान केंद्र मिले। कितने व्याख्यान केंद्र मिले? 8 बड़े बड़े 8 जो है विशाल व्याख्यान केंद्र मिले, जहां पे कि बच्चों को क्या किया जाता था, शिक्षा दिया जाता था। श्री विजय का शासक, एक चीज देखिए कि जो श्री विजय है, श्री विजय का शासक बालपुत्र देव भी इस जो है बिहार को क्या दिया था, इस विश्वविद्यालय को अनुदान दिया था। क्वेश्चन बना हुआ है, इस चीज की भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये फैक्ट क्या है, खुदाई से पता चलता है कि उपर्युक्त व्याख्यान मंदिर क्रमबद्ध पंक्ति में बने थे और प्रांगण के माध्यम से एक दूसरे से संबंध थे। तो ये कह रहा है कि जो ये 8 प्रांगण बनाए गए थे जिसमें कि व्याख्यान होता था, ये सब लाइन से बने थे और एक दूसरे से एक दूसरे में जाने का क्या था, रास्ता था। विशाल व्याख्यान मंदिर के साथ अनुषंगिक रूप से 300 छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है कि 300 छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे जिसमें छात्रों को क्या किया जाता था कि रहने के लिए स्थान दिया जाता था। 13 से 15 बिहार थे, इसमें 13 से लेकर के 15 क्या थे, बिहार थे। प्रवेश क्रम के अनुसार इसमें विद्यार्थियों को कमरे दिए जाते थे। यानी देखिए इसमें टोटल जो आज की आधुनिक प्रणाली है उसका भी पुट कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यानी जो विद्यार्थी जैसे जैसे प्रवेश लेता था उसी के आधार पर उसके कमरे अलाट होते थे। आज भी विश्वविद्यालय में उसी तरह से कमरे अलाट होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पत्थर की एक चौकी, दीपक तथा पुस्तक रखने के निमित्त एक आला बना हुआ था। आला का मतलब होता है एक अलमारी बनी हुई थी। तो हर व्यक्ति को आज भी जब विश्वविद्यालय में जाएंगे तो हर व्यक्ति को क्या मिलता है, सोने के लिए एक चारपाई मिलेगी, एक टेबल मिलेगा, एक कुर्सी और एक अलमारी जिसमें आप अपनी पुस्तकें रख लें। तो वही कह रहा है कि एक चौकी दी जाती थी, एक दीपक दिया जाता था, क्योंकि उस समय लाइट की तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं, और पुस्तक रखने के लिए एक आला यानी अलमारी दी जाती थी। कह रहा था कि ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय का क्षेत्र ईंटों की दीवारों से बने हुए थे। जो विश्वविद्यालय था इसकी जो चार दीवारी थी वह किससे बनाया गया था, ईंटों से बनाया गया था। इस बात की जानकारी कौन देता है, इस बात की जानकारी देता है ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है, सीयू की। तो मैंने फाहियान की पुस्तक बता दिया कि इसकी नाम है फोक्योविली, और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था, सीयू की। और देखिए ये जो चाइनी हैं ये भारत को इंटू के नाम से जानते थे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ लेगा, याद रखिएगा। चलिए अब कह रहा है कि ह्वेनसांग के बाद आता है इत्सिंग। और इत्सिंग कब आता है, इत्सिंग आता है 675 ईस्वी में। अब वो कह रहा है कि इस गांव को, इस विश्वविद्यालय को 200 गांव का अनुदान मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था, तो इस विश्वविद्यालय को 200 गांव का अनुदान मिला हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, तो जो शासक था जब विश्वविद्यालय बनवाया तो इसके आसपास के 200 गांवों को विश्वविद्यालय के दान में दे दिया, और कहा क्या कि जो इस गांव से राजस्व कलेक्ट होगा वो राजकोष में न जाकर के जमा होगा, कहां पे जमा होगा, विश्वविद्यालय में जमा होगा, जिससे विश्वविद्यालय का क्या हो सके, खर्च चल सके। इस बात की जानकारी कौन देता है, इत्सिंग देता है। हर लाइन में पॉइंट है, इसलिए एक एक लाइन को आप लोग ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए और याद करिए।
कह रहे कि विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास तथा वस्त्र की व्यवस्था की जाती थी। सभी प्रकार के प्रबंधन भिक्षु गृहस्थेश्वर के अधीन थे। तो देखिए ये जितना व्यवस्था करने का काम था, जैसे आज देखेंगे कि विश्वविद्यालय में कुलपति होते हैं और कुलपति जो है इसका मैनेजमेंट देखते हैं, प्रॉक्टर होते हैं, तो उसी तरह से इसमें जो है एक भिक्षु था जिसका नाम था गृहस्थेश्वर। ये गृहस्थेश्वर ही ये सारा चीज जो है देखता था कि किस बच्चे को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारा काम होता था। कह रहा है कि 2 परिषदें थी और शिला से संबंधित तथा दूसरी शासन से संबंधित। यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के लिए 2 परिषद बनाई गई थी, एक परिषद शिला से और दूसरी शासन से। शिला का मतलब एक परिषद जो है शिक्षा का काम देखती थी और दूसरी देखती थी कि यहाँ का प्रशासन कैसे चल रहा है, यहाँ के लोगों के खर्च कैसे चल रहे हैं, ये देखती थी। चीनी यात्री इत्सिंग जो 675 ईस्वी में भारत आया था, उसके अनुसार नालंदा में छात्रों की संख्या 3000 थी। देखिए यह प्रश्न बनेगा कि इत्सिंग जो है नालंदा में छात्रों की संख्या कितने बताता है, तो इत्सिंग जो है 3000 कहता है, लेकिन बाद में हिली आता है, एक दूसरा यात्री हिली आता है, तो वह कहता है कि नहीं, यहां पे छात्रों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई थी, यानी 10,000 हो गई थी। तो इत्सिंग के अनुसार छात्रों की संख्या 3000 और हिली के अनुसार छात्रों की संख्या कितनी है, 10,000। विभिन्न विज्ञानों के अन्वेषण के लिए विद्यार्थी यहाँ पे आते थे। अब देखिए कि यहाँ पे विद्यार्थी जो है तमाम तरह की शिक्षा लेने के लिए आते थे। यहाँ पे एक पुस्तकालय था, ये कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इस पुस्तकालय का क्या नाम था, तो इस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। याद रखिएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय था उसका नाम क्या था, धर्मगंज, और यह 3 भाग में विभाजित था, क्योंकि यह इतना विशाल था कि इसको 3 भाग में विभाजित किया गया था। एक का नाम था रत्न सागर, दूसरे का नाम था रत्नोदधि और तीसरे का नाम था रत्नरंजक। ठीक, ये 3 जो है ये विश्वविद्यालय के क्या थे, पुस्तकालय के पार्ट थे। अब ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे, तो पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज और ये पुस्तकालय 3 भाग में बटे थे, जिसका नाम था क्या, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। यह पुस्तकालय महायान साहित्य का सागर था। देखिए यहाँ पे बड़े पैमाने पर महायान धर्म से यानी बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित लोगों का जो साहित्य है मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ हीनयान से संबंधित कोई साहित्य नहीं मिला या वैदिक धर्म से संबंधित कोई साहित्य नहीं मिला, वह भी बात यहाँ होने जा रही है। लेकिन यह प्रमुखता केंद्र किसका था, महायानियों का था। ठीक है ना, तो यह महायान साहित्य का केंद्र था। लेकिन इसके अलावा हीनयान के बाद वेदांत, वेद, दर्शन, शब्द विद्या, चिकित्सा, विज्ञान की भी शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। ठीक है ना, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हीनयान का यह सबसे प्रमुख केंद्र था, लेकिन महायान का प्रमुख केंद्र था, लेकिन साथ में हीनयान, वेद, वेदांत, साहित्य, धर्म, दर्शन, शब्द विद्या, चिकित्सा और विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी और उसके भी साहित्य यहाँ से क्या है, मिले। आदि ग्रंथों की प्रमुखता यहाँ पे क्या थी, उपलब्ध थी। कह रहा कि नालंदा में जो है भारत के विभिन्न भागों से ही नहीं, विदेश के भी छात्र यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसमें प्रमुख थे कौन कौन से देश के थे, तो ये देखेंगे आप हैं तिब्बत, चीन, कोरिया के भी छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और जब मैं कोरिया की बात कर रहा हूं तो यहाँ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की नहीं, यानी एक यूनाइट कोरिया की बात हो रही है, क्योंकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आगे बाद में चल करके बटा है, पहले यूनाइट कोरिया ही था, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो यानी ये तिब्बत के छात्र इसमें आकर के पढ़ते थे, चीन के छात्र, कोरिया के छात्र और भारत के कोने कोने से तो छात्र आते ही थे। ठीक, कोरिया से आए विद्यार्थी हुई नीह, क्या है, हुई नीह तथा आर्यवर्मन का उल्लेख इत्सिंग ने किया है। कह रहा है कि आर्यवर्मन और हुई नीह जो ये 2 छात्र थे, ये कोरिया के थे, इसके बारे में चर्चा जो है इत्सिंग किया है।
कह रहा है कि परीक्षा का मानदंड, जो ये विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय में जो परीक्षार्थियों का एडमिशन होता था वो टेस्ट के माध्यम से होता था, और टेस्ट जो था वो आसान नहीं था। टेस्ट जो था यह इतना टफ था कि 100 परीक्षार्थी जब परीक्षा देते थे तो इसमें 25 ही क्या होते थे, सेलेक्ट होते थे। ठीक, यानी 100 में कितने सेलेक्ट होते थे, 25% ही विद्यार्थी परीक्षा में सेलेक्ट होते थे। कह रहा है कि विद्यार्थियों को पुरानी तथा नई पुस्तकों से परिचित होना पड़ता था, यानी पहले जो पुस्तक है और आगे जो नई पुस्तक मिल रही है, इन दोनों पुस्तकों का जो है अध्ययन करना अनिवार्य होता था। पाठ्यक्रम में पाली भाषा का अध्ययन अनिवार्य था। देखिए, जो आपके ये बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म को आपको पता ही है कि बौद्ध साहित्य अधिकांश जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो जब तक आप पाली भाषा नहीं सीखेंगे तो बौद्ध साहित्य को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए पाली भाषा को सीखना अनिवार्य था। महायान हीनयान साहित्य के अतिरिक्त हिंदू धर्म दर्शन, सांख्य आदि भी पढ़ाई जाते थे, यानी हिंदू धर्म दर्शन जो था वह भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। धार्मिक साहित्य के साथ साथ यहाँ पर व्याकरण, चिकित्सा, न्याय की शिक्षा के विषय भी पढ़ाए जाते थे। शास्त्रार्थ को ध्यान में रखते हुए तर्कशास्त्र का व्याख्यान अध्ययन में शामिल किया गया था। यानी चूंकि यहाँ पे शास्त्रार्थ होता था बच्चों में, और यहाँ से बाहर से भी जो है विद्वान बुलाए जाते थे और बच्चों के बीच में इनसे शास्त्रार्थ कराया जाता था, तो इसलिए यहाँ तर्कशास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अतिथि व्याख्याताओं से विवाद करें। कह रहा है कि छात्रों से इस बात का उम्मीद रखा जाता था कि जब बाहर से कोई व्याख्याता आ रहा है या शिक्षक आ रहा है तो आप उनसे वाद विवाद करें, किसी विषय को लेकर के तर्क करें, जिससे आपका नॉलेज क्या हो, गेन हो सके। नालंदा के वैश्विक और उदात्त चरित्र की झलक इसे संबंध महान अध्यापकों में दिखाई जाती है, जैसे धर्मपाल जो कि शीलभद्र का पूर्ववर्ती था, मुख्य भिक्षु रहा। देखिए यहाँ पे धर्मपाल, इसमें बड़े बड़े शिक्षक निकल करके आए। इसमें कह रहा है कि धर्मपाल, शीलभद्र हैं, कांची का एक कुलीन तमिल भी था जो शीलभट्ट जो कि हुएनसांग का गुरु था। तो ये शीलभट्ट कहाँ का था, कांची का। यह भी यहाँ पर आकर के अपना व्याख्यान दिया था, और जब कांची गया था हुएनसांग तो यह इसका गुरु बना था। ठीक, संभवतः आसाम का परिवर्तित ब्राह्मण था। शीलभद्र कौन था, ये कह रहा है कि ब्राह्मण था, मैं कहाँ का, आसाम का, लेकिन शिक्षा कहाँ देता था, कांची में, और ये नालंदा में भी आया था। ठीक, नालंदा के अन्य आचार्यों में चंद्रपाल, गुणमती, प्रभामित्र, जीन मित्र आदि के नाम मिलते हैं। तो देखिए, यदि शिक्षकों का नाम पूछ लिया जाए तो चंद्रपाल, गुणमती, प्रभामित्र, जीन मित्र का नाम भी याद रखिएगा। आचार्यों की विद्वता प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का आवासीय रूप विद्यार्थियों द्वारा बौद्धिक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करता था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का लाभ उठाकर इसके विद्वानों ने 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म एवं संस्कृत के प्रचार प्रसार के भगीरथ प्रयास किए। यानी इसका मतलब है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म को ले जाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के ही आचार्यों ने। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए आगे कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि तिब्बत के राजा खोखो डेनमार्ग, क्या नाम है इसका, खोखो डेनमार्ग ने 744 ईस्वी में नालंदा के भिक्षु शांत रक्षित को बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ आमंत्रित किया था। क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखिए कि तिब्बत का शासक खोखो रक्षित ने नालंदा के किस आचार्य को अपने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बुलाया, तो वह व्यक्ति है शांति रक्षित। ठीक, बुलाया। 11वीं शताब्दी में पाल राजाओं द्वारा विक्रमशिला की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अब देखिए, जब पाल शासक आए तो ये क्या किए कि विक्रमशिला एक नया विश्वविद्यालय बनाए जिसमें धर्मपाल का नाम महत्वपूर्ण है।
तो धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, और यह है कहाँ, बिहार के भागलपुर जनपद में। मैं उस पर भी डिटेल से बात करूंगा अगले वीडियो में। तो कह रहा है कि जब ये आए और ये उधर ज्यादा ध्यान देने लगे तो इसमें जो है चेंज आना शुरू हो गया, क्योंकि जब किसी दूसरे पर ज्यादा ध्यान देंगे, इस पर कम ध्यान देंगे, फंड कम मिलेगा, इससे थोड़ी सी इसके जो प्रोग्रेस था उसमें कमी आई। 11वीं शताब्दी में पाल राजाओं द्वारा विक्रमशिला की ओर अधिक ध्यान देने के कारण संरक्षण और प्रोत्साहन के अभाव में इसका वैभव घटने लगा, और 1203 ईस्वी में यह बख्तियार खिलजी के आक्रमण का शिकार बना। तो कब इस पर बख्तियार खिलजी आक्रमण किया? 1203 में। यह कौन था? यह मोहम्मद गोरी का क्या था कि सेनानायक था। यह मोहम्मद गोरी का एक दास था, और इसी ने 1203 पर क्या किया? आक्रमण कर दिया नालंदा पर, और इस विश्वविद्यालय को जला डाला। कहा यह जाता है कि जब इस पुस्तकालय में आग लगाई तो यह वर्षों वर्षों तक यह पुस्तकें जलती रह गई थी। ठीक है ना, इसमें इतनी पुस्तकें थी, और इसके गौरव को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं। अब एक चीज और देखिए कि आप एक चीज समझिए कि जो ये विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय के लिए क्या किया जाता था कि इसमें प्रवेश होता था, और प्रवेश परीक्षा लेने का काम कौन करता था? इसका जो द्वारपाल होता था, वहीं पहले जो है कोई भी परीक्षार्थी यदि आया है एग्जाम देने के लिए तो पहले उसके टेस्ट से गुजरना पड़ता था, फिर आगे चल करके अगला टेस्ट होता था। ठीक, तो इस प्रकार से ये नालंदा विश्वविद्यालय से जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको क्लियर कराया, और इसी तरह से हम अन्य विश्वविद्यालयों को भी एक एक करके डिटेल में क्लियर कराएंगे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न जो है छूटने ना पाए। तो आशा है आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लग रही हो, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि इतिहास से संबंधित मैं और अच्छी अच्छी रोचक जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहूं। धन्यवाद।